इस नए शहर में हरीश के पिता का ट्रांसफर हुआ तो हरीश थोड़ा निराश सा हो गया था। वो इंदौर जैसे बड़े शहर में पला बड़ा था। इस कस्बे नुमा सबलगढ़ जैसे शहर का तो उसने नाम तक नहीं सुना था। शुरू शुरू में उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसे यहाँ का स्वच्छ प्रदूषण रहित वातावरण अच्छा लगने लगा। वो आसपास घूमने जाने लगा। जहाँ वो रहता था वहाँ उसकी उम्र का ही नंदू भी रहता था। नंदू जिसका पूरा नाम तो नंदलाल था, मगर सभी उसे नंदू ही कहा करते थे। हरीश को इस उम्र में एडवेंचर का बड़ा शौक था और नंदू भी वैसा ही शौकीन रखता था। दोनों शीघ्र ही पक्के दोस्त बन गए और वे अपनी छोटी छोटी मोटी एडवेंचर की कहानियां एक दूसरे को सुनाते रहते थे। शाम को कॉलोनी के पार्क में दोनों मिलते और एक दूसरे के अनुभव सुनते थे। उन्हें पता नहीं था कि कब से एक बुजुर्ग सज्जन उनकी बातों में रस लेने लगे थे और उनके उन छोटे छोटे एडवेंचर्स का किस्सा छुप कर सुनते रहते थे। दोनों दोस्त किसी बड़े एडवेंचर की तलाश में थे और अक्सर बातें करते थे कि यार, अगर पुराने जमाने की तरह यहाँ भी कोई रहस्यमय किला होता तो हम दोनों उसके रहस्य का पर्दाफाश करके प्रसिद्ध हो सकते थे। उनकी उम्र में ऐसी कल्पनाएं स्वाभाविक थी। वे बुजुर्ग सज्जन उनकी बातों का आनंद उठाते थे। वो बुजुर्ग खुद भी एडवेंचर के शौकीन थे, क्योंकि अपने समय में उन्हें भी ऐसे ही शौक हुआ करते थे। मगर एक बार गृहस्थी की गाड़ी में सवार होने के बाद तो सारे शौक इतिहास बन जाया करते हैं। सो उनकी भी गति वही हुई थी। मगर अब रिटायर्ड लाइफ में एक बार फिर उनके शौक जाग रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा इन बच्चों को इस शहर के पुराने किले के बारे में बताया जाए, और बस ये सोचकर वे उस दिन उनके सामने पहुंच गए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे रिटायर्ड डीएसपी हैं और उसी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि वे उनके एडवेंचर के शौक से परिचित हैं और उन्हें एक जगह का पता बता सकते हैं जहां जाकर वे किसी बड़े रहस्य की खोज कर सकते हैं। दोनों दोस्त उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्हें सारा किस्सा सुनाने का अनुरोध करने लगे। उस दिन शाम उतर आई थी, सो उन्होंने उनसे घर जाने को कहा और वादा किया कि अगले रविवार वे जल्दी आकर उन्हें सारा किस्सा सुनाएंगे। हरीश और नंदू के लिए ये 7 दिन काटना बिल्कुल असंभव हो चुका था। वे हर रोज इतवार आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर इतवार आया। दोनों मिलकर पार्क में उन अंकल का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वे गेट से अंदर आते दिखे। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट उठा रखा था। दोनों दोस्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वे उनके पास पहुंचे और बेंच पर बैठ गए। उन्होंने कहना शुरू करने से पहले उस पैकेट को खोला और उसमें से एक एल्बम निकाला। एल्बम पुराना सा था। उन्होंने उनकी ओर उसे बढ़ाकर कहा, इसमें उस किले की तस्वीर है जो मैंने आज से लगभग 20 साल पहले खींची थी, जब मैं वहां गया था। हरीश ने लपक कर एल्बम ले लिया और दोनों दोस्त मिलकर तस्वीरों को देखने लगे। वो एक मध्यम आकार का किला था जिसके चारों ओर परकुट्टा बना था। दीवारों पर रंग रोगन ना होने से वो बदरंग सी हो गई थी, मगर किला मजबूत था। उसके पीछे से एक छोटी पहाड़ी नदी बहती दिखाई दे रही थी और आसपास का क्षेत्र वीरान जंगल जैसा दिख रहा था। तस्वीरों को देखकर उन्होंने अंकल से किला का किस्सा सुनाने को कहा। अंकल ने सुनाना शुरू किया। मेरा इस शहर में ट्रांसफ़र मेरी नौकरी के अंतिम सालों में हुआ था। मैं उससे लगभग 8-9 साल पहले इस किले के बारे में कहीं से सुनकर ये किला देखने आया था। तभी मैंने ये तस्वीरें खींची थी। उन दिनों सबलगढ़ बहुत छोटी जगह होती थी। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सिर्फ एक बस आती थी जो दिन भर में 2 फेरे लगाती थी। एक सुबह 10 बजे पहुँचकर 11 बजे लौटती थी और दूसरा शाम 6 बजे पहुँचकर 7 बजे रवाना होती थी। मैं सुबह 10 बजे वाला से पहुँचा और बस स्टैंड पर बनी छोटी सी दुकान में चाय पीते हुए चाय वाले से किले के बारे में पूछा तो उसने आश्चर्य से मुझे देखते हुए पूछा, आप यहाँ किला देखने आए हैं? अरे साहब, वो तो जंगल में है और वहाँ साधारणता कोई नहीं जाता है। हाँ, कभी कभार आप जैसे कोई शौकीन आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ का इकलौता ऑटो वाला रम्मू ही दिखा देता है। किले को आप कहो तो मैं उसको बुला दूँ, आपको भी किला घुमाकर ले आएगा।
और हाँ बाबूजी, यहाँ आपको कहीं खाना नहीं मिलेगा। आप कहो तो आपके लिए खाना तैयार रखूं? जब आप लौटेंगे तो खा लीजिएगा। मैंने हामी भर दी। उसने पास ही एक छोटे लड़के से कहा, जा रे रामू को बुला दे, शहर से किला देखने बाबूजी आए हैं। लड़का उसे बुलाने चला गया। मैंने चाय वाले से कुछ बिस्किट और नमकीन के पैकेट लिए और पानी का अपना कैन भर लिया, क्योंकि उन दिनों बोतल बंद पानी बिकना शुरू नहीं हुआ था। तभी ऑटो की आवाज़ आई और एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक नौजवान उतरा। उसने मुझे नमस्ते कहा। मैंने बोला, भाई रमू, मुझे किला देखना है। तो वो मुस्कुराकर बोला, चलिए बाबूजी, मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा, जाने से पहले हम लोग एक चाय पी लें तो कैसा रहेगा? उसने उत्साह से हामी भरी। ओह चाय वाले भैया, अरे मंगल भैया, 2 बढ़िया कड़क चाय बनाना। तो मैं बोला, नहीं मंगल भाई, 2 नहीं 3 बनाओ। हम सभी लोग, मतलब आप भी हमारे साथ चाय पियो। चाय वाला इस सम्मान से बहुत खुश हो गया। उसने 3 गिलास बहुत अच्छी तरह धोकर स्पेशल चाय बनाई और हम तीनों ने चाय पी। चाय पीते हुए मैंने उन दोनों से दोस्ती बढ़ा ली। चाय वाला बोला, बाबूजी आप घूम कर आओ, मैं आपके लिए बढ़िया खाना रखता हूँ बना करके। तो चलने से पहले मैंने चाय वाले से कहा, खाना अपन तीनों लोग के लिए बनाना, सब मिलकर एक साथ खाएंगे। बस इतने में वे दोनों बहुत खुश हो गए और मेरी तरफ उनकी दोस्ती और बढ़ गई, क्योंकि शायद आज तक उन्हें किसी ने इतना मान नहीं दिया था। अंकल इतनी बात बताकर रुके। उन्होंने साथ लाई बोतल से पानी पिया और कहने लगे। मैं ऑटो से सवार होकर रवाना हुआ तो रास्ते में रमू मुझे किले के बारे में बताते हुए चलने लगा। उसने बताया कि पहले तो किले को देखने बहुत लोग आते थे, मगर अचानक कुछ साल पहले किले के पास एक लाश मिलने से लोगों में दहशत भर गई थी और फिर किले के आसपास अचानक खूंखार जानवरों की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ लोगों ने रात के समय उस जगह जानवरों की हलचल भी महसूस की थी। सो अब किले को देखने आने वालों की संख्या नगण्य सी हो गई थी और जो आते भी हैं वो दिन ही दिन में घूमकर लौट जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद हम किले में प्रवेश किए। रमू ने ऑटो किनारे लगाया और मेरे पास आ गया। उसने ऑटो से खाने पीने के सामान हाथ में उठा रखा था। आकर उसने कहा, देखा आपने, बिल्कुल सुनसान जगह है ये, बस हम दोनों ही यहाँ हैं। आइए अंदर चलते हैं। हम किले के प्रवेश द्वार से अंदर घुसे। सामने एक बड़ा सा झाड़ियों से भरा जंगल सा दिखाई दे रहा था। रमू बोला, आज ये जगह उजाड़ है, मगर देखकर साफ समझ आता है कि कभी यहाँ बहुत बड़ा बगीचा रहा होगा। उस जंगल के बीच से एक हल्की पगडंडी सी नजर आ रही थी। रमू उस ओर जाते हुए बोला, आइए बाबूजी, इस रास्ते से हम किले तक पहुँचेंगे। पगडंडी लगभग 200 मीटर लंबी थी, थोड़ा घुमावदार और छोटी छोटी झाड़ियों से भरी थी। रमू बोला, बाबूजी संभाल कर चलिएगा, इन झाड़ियों के बीच कीमाच के पौधे भी हैं। कीमाच अगर शरीर में छू जाए तो खुजलाहट के मारे आदमी परेशान हो जाता है। हम लोग किले के सामने मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा आज भी मजबूत था। वो लगभग 1 फुट मोटा सैगौन की अनगढ़ सी पट्टियों को करीने से जोड़कर लोहे के लगभग 1-1.5 फुट लंबी मोटी कीलों से बना था। दरवाज़ा खुला था और लगता था सालों से बंद नहीं हुआ है। किले के अंदर से एक अजीब सी गंध हवा के साथ आ रही थी, जैसे अक्सर काफ़ी दिनों से उपयोग न किए जाने वाले स्थान से आती है। हम दोनों किले के अंदर की ओर बढ़े। वो एक लगभग 15 फुट चौड़ा गलियारा था जो किले के भीतर की ओर लगभग 50 फुट अंदर तक गया था। उसके अंत में एक खुली जगह दिखाई दे रही थी। हम वहां तक पहुंचे तो मैंने देखा किले की बनावट अंदर से गोलाकार थी, अर्थात उस खुले दालान के चारों ओर गोलाई में कमरे बने हुए थे। मैं उत्सुकता से अपनी बाईं ओर बने हिस्से की ओर बढ़ा तो रमू की नज़र मुझ पर पड़ी और वो जोर से बोला, बाबूजी उस ओर से मत जाइए। मैं अवाक सा उसकी आवाज़ सुनकर रुक पड़ा और उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहें से देखा तो वो बोला कि इस किले के पास लाश मिलने के बाद से लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। कभी कभार आने वालों को उस बाएं हिस्से में आगे बढ़ने पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता था। कभी सड़े हुए मांस की बदबू आती, कभी लगता कोई परछाई सी पीछे पीछे चल रही है।
और किसी किसी ने तो किसी के रोने की आवाज़ भी सुनने का दावा किया था। तब से लोगों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया है। उसने मुझे दिखाया, वो देखिए उधर एक चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगा दिया गया है, उस ओर ना जाए। हम दोनों दाहिने बरामदे की ओर चले। अंदर बहुत से कक्ष बने थे, कुछ साधारण सजावट वाले तो कुछ बेहद सुंदर नक्काशीदार छत वाले। उन कमरे का आकार भी अन्य कमरों से बड़ा था और उनमें संगमरमर का सुंदर फर्श रहा होगा। इसका एहसास मात्र रह गया था क्योंकि पूरे किले में चारों ओर कबूतरों, चमगादड़ों और अन्य पक्षियों का बसेरा हो गया था और उनकी बीट की मोटी परतें फर्श पर जमी थी, जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। हम लोग किले को घूमकर देखते रहे और मैं फोटोज उतारता रहा। मैंने किले के बाहर से भी चारों ओर घूमकर फोटो लिए थे, इसलिए तुम्हें वो नदी और पास का जंगल भी दिख रहा होगा। इतना कहकर बुजुर्ग रुके। उन्होंने जेब से रुपए निकालकर हरीश से कहा, बेटा पार्क के बाहर वाली चाय की दुकान से सबके लिए चाय ले आओ, चाय पीकर आगे का किस्सा बताता हूँ। हरीश मुस्कुराकर बोला, अंकल आप पैसे रहने दो, मेरे पास है, मैं ले आता हूँ। नंदू भी साथ हो लिया क्योंकि 3 चाय हरीश अकेले नहीं ला सकता था। चाय आ गई तो चाय की चुस्कियों के बीच अंकल ने आगे का किस्सा बयान करना शुरू कर दिया। वे बोले, हम दोनों मतलब मैं और रमू घूमते हुए थक से गए थे, सो मैंने कहा चलो यार कहीं बैठकर नाश्ता कर ले, फिर बचे हुए हिस्से घूमकर हम लौटते हैं क्योंकि अभी लंच के लिए देर थी। रमू ने एक जगह को थोड़ा साफ किया और वहाँ खाने की चीज़ें रख दी। हम दोनों ने एक एक पैकेट उठाया और गपशप करते हुए खाने लगे और रमू बताने लगा कि कुछ साल पहले सरकार ने शिकारियों का एक दल जंगल में खूंखार जानवरों की तलाश में भेजा था, मगर कुछ दिन तलाश करने के बाद वो खाली हाथ ही लौट गया। उन्हें कहीं कोई जंगली जानवर नहीं मिला। कुछ दिन शांति रही, लोगों ने भी राहत की सांस ली, मगर लगभग 15-20 दिन बाद ही आवाज़ें फिर से आने लगी और लोगों ने इधर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हम दोनों ने अपना नाश्ता खत्म किया और थोड़ी देर और घूमने के बाद रमू बोला, बाबूजी अब तो आपने पूरा इलाका अच्छी तरह से देख लिया, चलिए अब वापस चलें। मैंने भी सोचा, हाँ मैंने तो सब कुछ देख लिया, फोटोज भी ले लिए और फिर शाम की बस से लौटना भी है। यही सब सोचकर मैंने लौटने को हामी भर दी। हम ऑटो में बैठे और रमू चल पड़ा। रास्ते भर भी वो अपने अनुभव सुनाता रहा, मगर मैं थोड़ा थक गया था, इसीलिए हल्की झपकी आने लगी थी। ये देखकर वो बोला, आप आराम करें, मैं ले चलता हूँ। हम बस स्टैंड पहुँचे। मंगल हमारा ही इंतजार कर रहा था। उसने झटपट खाने का प्रबंधन किया। हम तीनों ने मिलकर खाया। फिर चाय पीते पीते बस का टाइम हो गया और मैं उनसे विदा लेकर बस से अपने घर आ गया। उसके बाद जब इस शहर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं लौटा, मगर इन कुछ सालों में सबलगढ़ का रंग रूप बिल्कुल बदल चुका था। पुराना बस स्टैंड टूट चुका था, वहाँ बड़ा सा मार्केट बन गया था। नया बस स्टैंड शहर से बाहर था। मैंने वहाँ जाकर मंगल और रमू के बारे में खोज की तो पता लगा रमू किसी दूसरे शहर में रहने लगा है और मंगल ने वो जगह बेच दी थी और वो कहीं यूपी में अपने गांव चला गया था। मैं भी अपनी नौकरी में मग्न हो गया और समय पर रिटायर होकर यहीं बस गया। मैं उस किले को भूल नहीं पाया था और सोचता था दोबारा मौका मिलने पर एक बार फिर वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो किला मुझे रहस्यमय प्रतीत होता था और हमेशा आकर्षित करता था, मगर मुझे नौकरी के दौरान मौका नहीं मिला और आज तक मैं वहाँ ना जा पाया। पिछले दिनों तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे लगा कि हम तीनों वहाँ चल सकते हैं और मैंने तुम्हें उस किले की कहानी सुनाने का निश्चय कर लिया। अंकल की बातों से रहीस और नंदू के मन में भी किले को देखने की इच्छा हो गई थी। वे तैयार हो गए। उन्होंने अंकल से कहा, कब चलना होगा? तो अंकल बोले, पहले हम कुछ तैयारी करेंगे फिर चलेंगे। दोनों मान गए। अंकल ने अगले हफ्ते मिलने को कहा। वे बोले, मैं ज़रूरी सामान की लिस्ट बना लूँगा, हम वो सब इकट्ठा कर पूरी तैयारी से चलेंगे ताकि अगर वहाँ कोई रहस्य छुपा है तो उसका पर्दाफाश कर सके। आज की मुलाकात खत्म हुई। सभी ने अलविदा ली और अगले हफ्ते मिलने का तय करके तीनों चल पड़े। अगले हफ्ते का इंतजार
हरीश और नंदू बड़ी उत्सुकता से करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। अगले इतवार को जब हरीश और नंदू पार्क में पहुंचे तो अंकल ने उन्हें आवश्यक सामग्री की लिस्ट दिखाई। उस लिस्ट में जरूरी चीजों में टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती, 3 लाठियां, बिछाने के लिए दर्री, फर्स्ट एड किट, पानी की बोतलें, खाने का सामान, थर्मस में चाय, बिस्किट और एक मिट्टी की लोहानदानी तथा थोड़ा गूगल और 4 सीटी जैसी चीजें लिखी थी। उन लोगों ने कहा वे सारा सामान इकट्ठा ले लेंगे तो डीएसपी बोले, बेटा टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, लाठी, दर्री और फर्स्ट एड किट मेरे पास है। तुम लोग सिर्फ खाने पीने के सामान और 4 सीटियों की व्यवस्था बनाओ। और हाँ, उन्होंने अपनी जेब से 2000 रुपए का एक नोट उन्हें देते हुए कहा, सामान खरीदने के लिए रख लो, पैसे काम आएंगे। हरीश ने तुरंत कहा, अंकल हमारे पास पैसे हैं, आप इसे रख ले। तो वे बोले, नहीं बेटे, आप लोग अभी बच्चे हो और कमाते भी नहीं हो, जबकि मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। भरपूर पेंशन मिलती है, इसीलिए इस अभियान का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। आखिर उनके सामने हरीश और नंदू को समर्पण करना पड़ा और उन्होंने वो नोट वापस ले लिया। तय हुआ कि अगले दिन वे लोग अपने अभियान में निकलेंगे। हरीश और नंदू ने लिस्ट के अनुसार सारा सामान खरीदकर इकट्ठा कर लिया और अगले दिन सुबह 9 बजे वे दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां डीएसपी साहब पहले से ही उनका राह देख रहे थे। आज वे अपनी कार लेकर आए थे और साथ में अपने ड्राइवर राम सिंह को भी साथ में ले लिया था। वो एक चुस्त और फुर्तीला अधीर था और लाठी चलाने में निपुण था। हरीश और नंदू ने सारा सामान गाड़ी की डिक्की में जमाया और पिछली सीट पर बैठ गए। सिर्फ चाय का थर्मस उन्होंने अपने पास रखा था। सबके बैठने के बाद राम सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई। लगभग 1 घंटे के बाद वे उस पगडंडी के पास पहुंचे। अब पगडंडी के स्थान पर एक लगभग 8 फुट चौड़ी अध पक्की सड़क बन गई थी। उस पर वाहनों के आने जाने के निशान भी थे। राम सिंह ने डीएसपी साहब की ओर देखा तो उन्होंने उस कच्ची सी सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। राम सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो थोड़ी देर में ही किला नजर आने लगा, मगर उसके मुख्य द्वार तक गाड़ी जाने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि उसके लगभग 200 फुट पहले से ही वो कच्ची सड़क बाईं ओर मुड़ गई और किले की ओर जाने के लिए इस जगह से सिर्फ छोटी सी पगडंडी ही बची थी। सब लोग उतर गए तो डीएसपी साहब ने राम सिंह को गाड़ी किनारे जगह देखकर गाड़ी पार्क कर लेने के लिए कहा। वे तीनों किले की ओर चल पड़े। चलने से पहले डीएसपी साहब ने हरीश और नंदू को गाड़ी से एक एक लाठी और टॉर्च अपने साथ रखने को कहा और खुद भी वे चीजें लेकर चल दिए। उन्होंने अपनी कमर के होल्स्टर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी टांग रखी थी। वे लोग किले के मुख्य द्वार तक पहुंचे। तब तक राम सिंह भी गाड़ी की डिक्की में से सारा सामान लेकर आ पहुंचा। वे किले के अंदर पहुंचे तो हरीश और नंदू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्हें सब कुछ लगभग वैसा ही नजर आया जैसे डीएसपी जी ने बताया था। दाहिनी ओर लोगों के आने जाने से थोड़ा साफ सा रास्ता बन गया था, जबकि बाईं ओर देखने पर लगता था बरसों से उस ओर कोई गया ही नहीं है। सारा क्षेत्र जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था और वो चेतावनी सूचक बोर्ड भी उन झाड़ियों में छुप सा गया था। हरीश और नंदू धीरे से उस ओर बढ़े तो पीछे से डीएसपी जी ने आवाज़ देकर उन्हें रोका। वे वापस लौट आए तो उन्होंने राम सिंह से चाय पिलाने को कहा। राम सिंह ने कप में थर्मस से चाय उड़ेली और उन सबको दी। चाय पीकर डीएसपी साहब ने कहा कि तुम लोग किला घूमना चाहो तो अंदर घूम लो, फिर थोड़ा विश्राम कर हम लोग किले के पिछले वाले भाग की ओर चलेंगे। मेरा अनुमान है वहीं हमें उन रहस्यमयी हरकतों का सुराग मिल सकता है। हरीश और नंदू ने हामी भरी और चाय खत्म कर हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर वे किले के दाहिने हिस्से में घूमने चल दिए। सारा किला घूमने में उन्हें लगभग 1.5 घंटे लगे। जब वे लौटे तो दोपहर के 1 बजे से ऊपर समय हो गया था। सभी ने तय किया कि पहले लंच ले लिया जाए, फिर पिछले हिस्से में चला जाए। लंच लेकर वे 1:30 बजे पिछले हिस्से को चल पड़े। डीएसपी जी ने 3 दल बनाए। सबसे पहले हरीश और नंदू को आगे बढ़ना था, पीछे से वे उनको कवर दे रहे थे और राम सिंह को सबसे पीछे रहकर हालात पर नजर रखना था
और किसी को भी कोई विपरीत बात समझ आने पर सीटी बजाकर सबको सावधान कर देना होगा। राम सिंह ने पूछा, लोहानदानी और गूगल भी रखना है क्या? तो उन्होंने हामी में सर हिलाया। सारी तैयारी कर तीनों दल थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर चल पड़े। हरीश और नंदू आगे बढ़े तो वहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आया। वे दोनों अनुमान से बढ़ने लगे। थोड़ा अंतर रखकर पीछे पीछे डीएसपी और उनके पीछे राम सिंह भी उसी ओर चले। आगे जाने पर हरीश का ध्यान अपनी दाहिनी ओर गया। वहाँ देखने से लगता था जैसे उस स्थान का उपयोग लगातार किया जाता है, मगर लोगों की नज़र से बचने के लिए उस जगह को बनावटी ढंग से पत्तों से ढक कर रखा गया है। हरीश ने डीएसपी जी को इशारा किया तो वे पास आ गए। उन्होंने भी उस जगह को ध्यान से देखा। फिर वे लोग उस जगह से पत्ते हटाकर आगे की ओर चलते हुए एक जगह पहुंचे जहां गाड़ियों के आने जाने के स्पष्ट निशान दिख रहे थे, मगर उन्हें देखकर लगता था कि वहां गाड़ियां रोज नहीं आती थी, बल्कि कभी कभार आती होंगी, क्योंकि निशान कुछ पुराने से लग रहे थे। डीएसपी साहब ने हरीश और नंदू से उस जगह को अच्छी तरह देखने को कहा तो घूमते हुए दोनों को कुछ तार बिछे दिखाई दिए। उन तारों के एक छोर की ओर वे दोनों और दूसरे की ओर डीएसपी साहब ने चलकर जांच की तो हरीश को वे तार किले के अंदर जाते दिखे, जबकि डीएसपी जी को वे तार एक जगह समाप्त होते मिले जहां एक झोपड़ी बनी थी। गौर से देखने पर उस झोपड़ी के भीतर माइक, टेप रिकॉर्डर और कुछ जानवरों की आवाज़ वाले टेप भी मिले। अब यह स्पष्ट हो गया कि लंबे समय से उस किले के आसपास डर का बनावटी माहौल बनाया जा रहा था ताकि उस किले का उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए किया जा सके। डीएसपी जी और हरीश तथा नंदू दोनों ने अपने अपने छोर से सीटी बजाकर लौटने का संकेत दिया और अपने अपने छोर से वापस लौटे और एक दूसरे को सब हाल बताया। तो डीएसपी साहब बोले, हमें इस ओर से किले में प्रवेश करना होगा, कहीं ना कहीं सुविधाजनक रास्ता जरूर होना चाहिए। उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर में ही उन्हें एक सुरंग नुमा मार्ग मिल गया। उसके अंदर जाते हुए उन्होंने टॉर्च जला ली और एक एक करके वे उसमें से प्रवेश कर गए। अंदर धूप अंधेरा था, मगर 3 टॉर्चों की रोशनी उस अंधेरे को चीरने के लिए पर्याप्त थी। आगे बढ़ने से पहले डीएसपी ने राम सिंह को वहीं रुकने को कहा और उससे लोहानदानी को सुलगाकर उसमें गूगल छिड़क कर वहीं धुआं फैलाने को कहा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर थे जो खतरनाक थे। राम सिंह ने ऐसा ही किया। वहां से आगे जाने पर उन्हें एक गलियारा मिला जिससे 2 रास्ते निकलते थे। वे फिर 2 भाग में बट गए और एक एक रास्ते पर बढ़ चले। आगे चलकर हरीश और नंदू जहां पहुंचे वहां से आगे मार्ग बंद था, मगर वो जगह किसी गोदान की तरह उपयोग की जा रही थी। वहां पर हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं रखा था, मगर आसपास देखने से साफ पता चल रहा था कि वहां बड़े संदूक और बोरियों को रखा जाता था। वे दोनों वापस लौटे तो डीएसपी साहब भी वापस आते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि आगे जाने पर एक बड़ा सा हॉल बना है जहां लगभग 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है, मगर उस जगह का उपयोग काफ़ी समय से हुआ नहीं है। बेहद गंदगी और शराब की बोतलें तथा सिगरेट के टोटे बिखरे पड़े थे। सुनकर हरीश और नंदू ने बताया कि उन्हें आगे जाने पर एक गोदाम मिला है, मगर उसका भी उपयोग कुछ दिनों से नहीं हुआ है। डीएसपी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, आओ हम लोग आगे चलते हैं। वे उस हॉल नुमा कमरे में पहुंचे और उसका बारीकी से मुआयना करना शुरू किया तो नंदू को एक जगह दीवार पूली सी लगी। उसने दोनों को बुलाकर वह जगह दिखाई तो डीएसपी ने उस जगह को चेक किया। उन्होंने हरीश से उस जगह खरोचने को कहा। हरीश ने एक पत्थर के नुकीले कोने से उसे खरोचना शुरू कर दिया तो वहां से पपड़ी सी अलग हो गई और एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उन्होंने सारे प्लास्टर को हटा दिया तो दरवाज़ा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। दरवाज़ा को खोलकर सभी चौंक गए। फिर नंदू ने उसे धक्का दिया तो वह खुल गया। नीचे एक तहखाना था जो अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी में देखने पर वहां पर ढेर सारी बोरियों में कुछ भरा हुआ रखा था। ये देखकर डीएसपी ने कहा, चलो अब हम चलते हैं। हमें जो जानना था वो तो पता लग ही गया।
कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम होता है, अब बाकी काम पुलिस कर लेगी। वे लोग वापस गाड़ी के पास आ गए। आकर उन्होंने हल्का नाश्ता किया और चाय पीकर लौट पड़े। शहर पहुंचकर डीएसपी साहब ने राम सिंह से गाड़ी सीधे थाने ले जाने को कहा। उनके पहुंचने पर डीएसपी को पहचान कर पुलिसकर्मियों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने पूछा, थानेदार साहब है क्या? तो इतने में एक सिपाही थानेदार को बुला लाया। उन्होंने आदर सहित इन्हें थाने के अंदर ले जाकर बिठाया और सिपाही से चाय लाने को कहा। डीएसपी ने सारा हाल थानेदार को बताया तो वो बोला, सर आपकी बातों से लगता है उस जगह का उपयोग आजकल सिर्फ गोदान के रूप में हो रहा है। मैं वहाँ निगरानी की व्यवस्था करवाता हूँ और जैसे ही हलचल होगी हम छापा मारकर उन्हें पकड़ लेंगे। वे लोग थाने से वापस अपने घरों को लौट आए। कुछ दिनों बाद थानेदार ने डीएसपी साहब को फ़ोन लगाकर थाने आने को निवेदन किया तो उन्होंने हरीश को फ़ोन करके नंदू को साथ लेकर थाने पहुंचने को कहा। हरीश और नंदू भी थाने पहुंच गए। वहां थानेदार के अलावा इलाके के आला पुलिस अफसर भी मौजूद थे। इलाके के एसपी ने आगे बढ़कर रिटायर्ड डीएसपी साहब का अभिवादन किया और उन्हें अपने बाजू वाली कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने ही बताया कि आपकी जानकारी के आधार पर किले के उस पिछले वाले भाग पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था बनाई गई थी, जिससे पता चला कि वहां पर हफ्ते 15 दिनों में कुछ ट्रक आते हैं जिनमें माल लाया और ले जाया जाता है। इस बात की जांच करने के बाद वहां पर घेराबंदी करने के लिए शहर से विशेष दस्ते बुलवाए गए और कल रात जब वहां माल के आवागमन की तैयारी हेतु 5 ट्रक और 2 कारें आई तो देर रात उन सबको घेर कर पकड़ लिया गया। उन्होंने जो जानकारी दी वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि शहर में वे ड्रग का अवैध कारोबार करते हैं। उनका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी है, जहां से उन्हें थोक में माल मिलता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए बरसों पहले उन्होंने इस किले को चुना था और आसपास विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतनी दहशत फैला रखी थी कि कोई किले के उस ओर नहीं जा पाता था। उन्होंने जानबूझकर आधा किला ही उपयोग में लिया था, जिससे प्रशासन भी इसके आधे भाग को भूतिया मानकर आगे खोजबीन ना करे, क्योंकि यदि पूरा किला बंद हो जाता तो सभी को जिज्ञासा बढ़ती और उनका राज बाहर आ जाता। एसपी ने आगे डीएसपी साहब की साहस के साथ साथ हरीश और नंदू की तारीफ करते हुए कहा कि आप तीनों ने खतरा उठाकर उस ओर जाने का सोचा और अंदर घुसकर जानकारी लेकर आए, जिससे पुलिस को उन पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकी। उन्होंने हरीश और नंदू को पुलिस मेडल देने और राज्य स्तर पर सम्मानित करवाने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी दी। इस प्रकार वर्षों से उपेक्षित उस अभिशप्त से किले का रहस्य बाहर निकालकर कम उम्र में ही हरीश और नंदू हीरो बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा था। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहाँ आ ना जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसीलिए वहाँ किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन कहता है, क्या मस्त जगह है, कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे, सैकड़ों सैनिक यहाँ पर रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हो, पर आज देखो इतना बड़ा किला खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दीपक कहता है, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है ना, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मज़ा आता है। विवेक कहता है, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए,
क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना होती ही है ना? नितिन, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहले कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कौन कहानी सुनाएगा। ठीक है विवेक? फिर विवेक कहता है ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दीपक कहता है अच्छा, वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में मैं सोच लेता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है सुना, बहुत मजा आएगा। विवेक कहता है तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था पता नहीं दीपक किस हालत में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाए, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बोला बाबा को, अरे बाबा पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आपको आना था, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन बोलता है फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक कहता है वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा बोले चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। फिर विवेक कहता है ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। बाबा कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन मुझे अब कभी भी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। विवेक कहता है मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश कहता है हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक कहता है आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा बोलते हैं आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक कहता है मैंने अपना चेहरा उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा बोले चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विवेक कहा नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौट आया है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक कहता है बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता। खैर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा बोले आओ बैठो। विवेक बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा बाबा अब जल्दी बताओ कि ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई। बाबा कहते हैं आज से 3 साल पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक कहता है हाँ बाबा मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मारे भी गए थे। बाबा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे, बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक कहता है क्या सच में? बाबा बोले हाँ, उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है, अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। विवेक कहता है बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। आकाश कहता है पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा क्यों नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता था? विवेक कहता है यही सवाल मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये सब आपको कैसे पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं सब समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़ा धैर्य रखो और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ना, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक कहता है क्या? बाबा मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए।
जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हो ना। बाबा कहता है, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक कहता है, आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? बाबा कहते हैं, मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। विवेक कहता है, ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं, मेरे भाई को बचा लेना। बाबा कहते हैं, फिक्र मत करो बेटा। फिर विवेक कहता है, मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई, भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक दीपक तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक कहता है, विवेक बचा मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक आगे कहता है, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा तू भी, आजा तुझे भी निपटा देता हूँ, और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई, और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा कहते हैं, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक कहता है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नितिन कहता है, ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक कहता है, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुमने क्या किया? मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा कहते हैं, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक बोलता है। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक फिर कहता है, अच्छा हुआ जो तू आ गया था। विवेक कहता है, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से चला आया। आकाश कहता है, वाह यार दीपक वाह। फिर नितिन कहता है, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि जब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन कहता है, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक कहता है, बाबा बाबा आप यहाँ? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन कहता है, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डरकर वहाँ से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन कहता है, भाई क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहाँ से भाग आया। आकाश कहता है, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक कहता है, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक कहता है, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन कहता है, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक कहता है, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश कहता है, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस सबका जान लेना चाहता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना,
और दोस्तों, ये कहानी एक रियल कहानी है जो मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर की गई थी। तो अगर आपके पास भी कोई भूतों की कहानी है और आप चाहते हो कि उस कहानी को मैं अपने चैनल पर सब लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पे मिलूंगी, आप मुझे वहाँ पर रीच कर सकते हो। बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे, तभी रमेश वहाँ आया। रमेश कहता है, यार ये रोज की पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाला है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले। मैंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। मुकेश बोलता है, परंतु हम सब जाएंगे कहाँ। रमेश कहता है, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंतराल में एक जंगल है, वहीं चलते हैं। अमित बोलता है डरते हुए, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैंने कहा, यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक करके ले लिए और जरूरी सामान भी डाल लिया। अगली शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित कहता है, ये जंगल तो बहुत डरावना है, हमें घर चलना चाहिए। मैंने बोला, अरे यार अभी अभी तो आए हैं और तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाए और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे चले गए सभी। मुकेश कहता है, मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाले सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी, मैं बगल के गांव में ही रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दी। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। वह समझ गया कि ये कोई चुड़ैल थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने यह सारी बात गांव वालों को बताई। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। फिर सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश कहता है, रमेश रमेश। रमेश उठ करके कहता है, क्या हुआ, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो। मुकेश कहता है, वो अमित। रमेश कहता है, क्या हुआ अमित को। मुकेश कहता है, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वह वहाँ नहीं था। रमेश कहता है, वह यहीं कहीं होगा। मुकेश ने कहा, मैंने सभी जगह देख ली, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश कहता है, ये आधी रात को कौन टहल रहा है, कहीं अमित तो नहीं। रमेश कहता है, चलो चल के देखते हैं। रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने लगे हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश कहता है रोते हुए, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको इस जंगल में लाया था, सब मेरी ही गलती है। मैंने और मुकेश ने किसी भी तरह करके उसे सहानुभूति करवाई। मैंने कहा, अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे, हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश कहता है, हाँ अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चले गए। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी, डर भी बहुत लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है।
हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आ जाओ, देखो ये मजाक करने का सही वक्त नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश कहता है, वह देखो वहाँ पर कोई है। मैंने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में पता कुछ चल पाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब बड़ी सी हवेली के पास पहुँचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश ने कहा, तुम सबको क्या लगता है अमित यहाँ आया होगा? मैंने कहा, यह तो नहीं पता, किंतु हमें इस हवेली में एक बार जरूर देखना चाहिए। राजेश कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैंने कहा, हो सकता है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छुप गए। पक्षियों के जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। कौन है? किसने यह दरवाज़ा बंद किया? खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने आग की मसाल जलाई और आगे बढ़ने लगे। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया, भागो भागो। मैं और राजेश उसके पास पहुँचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुँचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से केवल लथपथ सिर ही था। इसी तरह किसी रूम में लाशें तो किसी रूम में हाथ पैर दिख रहा था। सभी घर खोज ली, किंतु हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहाँ बड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पे मारने लगा। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहाँ से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारी। इस बार भी वैसा ही आवाज़ आया। मैंने बोला, कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश ने कहा, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। मैंने कहा, चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग था। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने एक किताब दी। किताब वर्षों साल पुराना था। इस किताब के जरिए तुम अपने दोस्त के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों का भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें भी फंसाने की चाल तो नहीं? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दरअसल तुम सबकी तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सबके साथ हो रहा है हमारे साथ भी यही हुआ था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साये ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्ते में सारी रुकावटें आएंगे, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को कैसे बचाएंगे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो, किंतु हमने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक पहुँचे। तभी वहाँ वह साया आ गया और आगे की प्रयोजन बताया। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजड़े में कैद एक पंछी दिखाई दी जिसमें सुरा की प्राण बसती थी।
हमने उसे चुपके से उठाकर चल दिया। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुंचे। वहां का नज़ारा देख हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए मेरी पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साया के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सुरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजड़े को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजड़ा हमारे हाथ आ ही गया था। मैंने उसमें से पक्षी को निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकलती खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित अब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों से रिलेटेड कोई कहानी है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी को आवाज़ दूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें।